नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। पंड्या, सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें। कमजोर शुरुआत के बाद सीमित दायरे में आज निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स में भी करीब ऐसी ही आपको चाल दिखाई देगी, लेकिन आप ये देखिए बैंक निफ्टी और साथ ही साथ आप देखिए पीएसयू बैंक निफ्टी, ये वो सेगमेंट्स हैं जहां पर दरअसल खरीदारी आई है। तो हम कह सकते हैं कि आज बाजार को सपोर्ट दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। कल हम सरप्राइज थे, हम सोच रहे थे क्यों, जब इतना अच्छा आदेश आया है गुजरात हाईकोर्ट का, तो बैंक अब चल रहे हैं। फाइनली लगता है लोगों ने बैठकर बाद में फैसला पढ़ा है और वो अब एक अच्छा मौका देख रहे हैं। लेकिन आईटीसी, सारी मेहनत पे इसने पानी फेर दिया है। 90 अंकों का दबाव निफ्टी पर केवल आईटीसी के चलते आ रहा है। तो निफ्टी इस वक्त आप देखिए 45 से 50 पॉइंट का नुकसान दिखा रहा है और उससे डबल केवल आईटीसी का कंट्रीब्यूशन है। यानी अगर आईटीसी आज जीरो भी होता, एक भी रुपए ऊपर या नीचे ना होता, तो निफ्टी दरअसल यहां से आपको 45 पॉइंट ऊपर दिखना चाहिए था, जो बाकी के शेयरों ने मिलकर किया। और इनफैक्ट अगर आप देखें आज निफ्टी की जो मार्केट ब्रेथ है 80% शेयर ऊपर है। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ आप देखिए छोटे मझोले शेयरों में भी खरीदारी दिखाई दी है। और वो शुरुआत में जहां 1:2 पे थे, इस वक्त अगर आप रेशियो देखेंगे तो 3 शेयर नीचे हैं, 3 शेयर ऊपर है तो 4 नीचे हैं। यानी सुबह ये था कि 1 ऊपर तो 2 नीचे, वो रेशियो अब काफी सुधर चुका है। तो अच्छी खरीदारी, आज की स्टोरी दरअसल यही है कि नीचे के लेवल से अच्छी खरीदारी आई है। हालांकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स का हाल देखें तो आज 10,000 के कॉल में थोड़ी राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। शायद ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि काफी ऊपर आ गया है। जो ऑप्शन आपको मुश्किल से कुछ दिन पहले सिंगल डिजिट में मिलता था, अगर आज वो 20 से 25 रुपए के भाव में आ रहा है तो एक बार प्रॉफिट लिया जाए वहां पर राइटिंग करके। और ऐसे भी अभी तो हम नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 10,000 तोड़ देंगे ऐसा कॉन्फिडेंस शायद ना हो। तो वहां पर एक मौका लोग देख रहे हैं कॉल राइटर्स, और आज 10,000 पे राइटिंग कर रहे हैं। ये एक और खास बात आज के ट्रेड में। लेकिन इंडेक्स पर नजर डाल लीजिए, यहाँ पर कोशिश हो रही है कि 9850 के आसपास ही दिन टिके। निफ्टी आपके सामने अब 9863 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी रिकवरी ऑफ कोर्स देखने को मिली है जो दिन का लो था उसके मुकाबले। साथ ही साथ सेंसेक्स की भी चाल आपके लिए हाजिर करेंगे। याद रखिए इंट्राडे में हमने 300 पॉइंट तक का नुकसान देखा है। अब स्थिति जो है वो करीब 240 अंकों की गिरावट वाली दिखाई दे रही है। लेकिन आज का एक्शन, जैसे प्रदीप अभी आपको बता रहे थे, बैंक निफ्टी में है। यहाँ पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट 100 पॉइंट का उछाल वो इंडेक्स दिखाता हुआ। हालांकि मिड कैप्स की अगर चाल देखें तो ये भी सेंसेक्स निफ्टी के दबाव में थोड़े से आए जरूर हैं। हल्की सी गिरावट हुई है, इतना बिखरा नहीं है मिड कैप इंडेक्स, मामूली सी गिरावट 18 पॉइंट। तो आज के इस बाजार में कहां होगी हमारी नजर? बाजार पे राय लेंगे अपने एक्सपर्ट से। करेक्शन जारी रहेगा या होगा सुधार? सिगरेट कंपनियों को सेस से झटका लगा है, खास तौर पे इन पे रणनीति जानेंगे। आईटीसी का चार्ट भी आपको दिखाएंगे जो बहुत ही रोचक है। कल के नतीजों से पहले की रणनीति बनाएंगे, आपको पोल्स भी बताएंगे। रोज की तरफ से कुछ देर में लेकर आएंगे लॉन्ग या शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल और 3:15 पे बीटीएसटी या एसटीबीटी, यानी आज लगाओ कल कमाओ की रणनीति। और फटाफट देख लेते हैं एक्टिव काउंटर्स कौन से। आज देखिए जो दबाव आया है वो लार्जली सिगरेट कंपनियों की वजह से ही आया है। इसीलिए आईटीसी इतना पिटा है क्योंकि सरकार ने क्यू टर्न लिया है सेस और जीएसटी को लेकर। और अब माना यही जा रहा है कि 8 से 10% का नुकसान अर्निंग्स पर दिखेगा। इसीलिए आईटीसी पिटा है 12%। वीएसटी इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ गॉडफ्रे फिलिप्स में भी दबाव आता हुआ 7 और 6% का नुकसान दोनों काउंटर्स दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए ऑयल एंड गैस, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी टूट रहा है, 30 रुपए गवा चुका है। इनफैक्ट आरआईएल का काउंटर, चेन्नई पेट्रो, एचपीसीएल, गेल और आईजीएल ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखी है बिकवाली। और निफ्टी पर जो दबाव बना है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर औरबिंदो फार्मा है, एनटीपीसी, टाटा पावर, इंडसइंड बैंक और आईओसी। इनफैक्ट निफ्टी में ये कुछ काउंटर्स आपको दिखेंगे जो पिट रहे हैं क्योंकि 50 स्टॉक्स है निफ्टी के। वरना अगर आप सेंसेक्स पर लूजर्स देखते, उसमें एक आरआईएल था, दूसरा आईटीसी और 2 बहुत ही हल्की गिरावट वाले काउंटर्स दिखाई दिए होंगे। तो आईटीसी ही ज्यादातर मूड बिगाड़ रहा है। बैंक्स में ऑफकोर्स हमने देखा है सरकारी बैंकों के साथ साथ कुछ दिग्गज बैंक है जैसे, और दिग्गज निजी बैंक है जैसे एक्सिस और येस, जहां पर अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए ये इंडेक्स पीएसयू बैंक का भी अब करीब 1% ऊपर है। और आइए अब नजर डालते हैं आज के चार्ट पे। सबसे पहले हमारी नजर होगी जिस चार्ट पे, वो है आईटीसी ऑफकोर्स, क्योंकि आज देखिए किस तरह की चाल पकड़ी है। ये डेली चार्ट है आपके सामने और आप ये देख रहे हैं कल की क्लोजिंग और यह है आज की शुरुआत। इतना बड़ा गैप बनाया है आईटीसी ने, इतना बड़ा गैप शायद ही कभी बनाया हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग गैप बनाया तो जरूर था। आपको वो दिखाते हैं।
1 जुलाई को जब ये पक्का हो गया कि जीएसटी की वजह से सिगरेट कंपनियों पे कोई भी टैक्स का भार बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा, ये गैप बनाया था हमने 1 जुलाई को। लेकिन ये गैप इतना बड़ा तो नहीं था जो आज बनाया। उसके एक दिन पहले ही इनफैक्ट आप देख सकते हैं, जो ये आखिरी सेशन था पिछले महीने का जीएसटी लागू होने के ठीक पहले, एक बड़ी सी ब्लू कैंडल के साथ हमने एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये जो पूरी तेजी बनी थी 2 दिन के अंदर, ये इसी उम्मीद से बनी थी कि जीएसटी के चलते अब टैक्स का बर्डन घटेगा और स्टॉक की री-रेटिंग होगी। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, इस 1 जुलाई के हाई के बाद हम इस लेवल पर गए नहीं हैं। ये यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे ऊपर ज़रूर टेल बनती हुई, लेकिन ये आपको याद होगा वो एक्सचेंज में गड़बड़ी थी, उस दिन का चार्ट है, उसको इग्नोर कीजिए। बाकी के दिनों में आप देखिए ज़्यादातर रेड कैंडल्स, दबाव बना हुआ है, यानी ऊपर के लेवल पर दरअसल तो मुनाफा वसूली हो रही थी। तो जिसने भी ये मान के लिया था कि जीएसटी की वजह से फ़ायदा होगा तो वो तो मुनाफा वसूली करके निकल गया। लेकिन फिर भी आज जब ये खबर आई तो ये स्टॉक ज़ोर से गिरा और इस स्टॉक पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा गैप बनने के बाद हमने कोशिश ज़रूर की, रिकवरी की, फिर से दबाव में आ गए हैं, फिर से नीचे जा रहे हैं। सवाल यह है कि कहाँ तक जाएंगे। आपको याद होगा 3 या 4 महीने पहले हमने आपको ये चार्ट दिखाया था और हमने ये कहा था कि 2 साल के लंबे कंसोलिडेशन के दौर से आईटीसी निकल रहा है और इस पर हमारा टारगेट बनता है 350 का। तो देखिए 3 महीने के अंदर वो 280-85 वाला आईटीसी हो गया, 350 टारगेट अचीव। उसके बाद अब ये बुरी खबर आ गई तो हम जोर से गिरे हैं और गिरे हैं तो सपोर्ट एरिया कहाँ बनेगा, जहां पर ब्रेकआउट वहीं पे सपोर्ट। तो ये ब्रेकआउट हमने यहां से लिया था और 270-280 की रेंज आती है जहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए। और आज का लो आप देखिए 276 रुपए 40 पैसे, तो उस रेंज में हम आ गए हैं, सपोर्ट जोन में दरअसल आ गए हैं एक दिन की गिरावट में। तो ये बहुत ही जबरदस्त नुकसान के बाद अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रेरियन होना चाहें तो होने की सोच सकते हैं। ट्रेडर्स कम से कम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन ले सकते हैं और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना हो तो वो 270 रुपए का बनता है। लेकिन इसके अलावा आज कुछ और चार्ट जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और सबसे पहले अगर आप देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जिस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई थी वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये चार्ट हम आपको लगातार दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे आके ये अटकता था। पिछले हफ्ते हमने 2-3 बार नज़र डाली थी, हर रोज़ जो टॉप बनते थे वो इसी नीली लकीर पे बनते थे। फाइनली आज देखिए हम इसके ऊपर निकले हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मजबूत कैंडल है और ये ऊपर जा रही है, यानी ये स्विंग टॉप जो था पिछला हमने निकाल दिया। तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन में ये पीएसयू बैंक इंडेक्स जो चल रहा था अब वो उस ट्रेंड से बाहर निकल आया है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और पीएसयू बैंक की इस तेजी के पीछे निफ्टी बैंक भी चल रहा है। तो पीएसयू बैंकिंग वो सेक्टर है जिसने आज बाजार को सहारा दिया। हमने आपको पिछले हफ्ते ही कहा था कि ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिलहाल आ गया है। जाते जाते निफ्टी पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। और निफ्टी अगर आप देखें इस वक्त निफ्टी की चाल में आपको इंट्राडे पोजीशन देखनी चाहिए। तो ये है इंट्राडे चार्ट और ये आप देखिए बहुत ही सिंपल सा चार्ट है। और ये जो बैंड है, ये बैंड हमने 3 दिन पहले बनाया था और अगर आपको याद हो तो शुक्रवार को हमने ये बैंड बनाया था और तब मैंने कहा था कि ये लेवल जो है, ये रेंज जो है वो सपोर्ट रेंज है। तो शुक्रवार को वही सपोर्ट लिया, ऊपर आ गए और आज फिर गिरे। और आज की गिरावट में इस बैंड के लोअर एंड के भी नीचे हम शुरुआती पैनिक में गए। ये वो शुरुआत के कुछ मिनट थे जब निफ्टी में बहुत नीचे के लेवल आपको दिखाई दिए, क्योंकि आईटीसी के अलावा कुछ और स्टॉक्स भी नीचे गिरे थे, पर वो कुछ सेकंड्स की बात थी। ये भाव सिर्फ छपे हैं, हम कह सकते हैं, दिखे नहीं कभी। तो इस बैंड के लोअर एंड के आसपास सपोर्ट लेकर के हम वापस से ऊपर आए हैं। अब ये क्या था? ये दरअसल एक गैप है जो हमने बनाया था पिछले हफ्ते। तो अब आज हमने उस गैप को पूरा फिल किया और उसके ऊपर है। तो अब ये देखने वाली बात रहती है कि क्या ये सपोर्ट एरिया बना रहेगा या यहाँ से हम फिर नीचे जाएंगे। निफ्टी के लिए तो फिलहाल ये बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे। निचले स्तर पे 98.25 के आसपास के लेवल आते हैं, ऊपर 98.55 तक के लेवल्स बनते हैं। तो ये सपोर्ट जोन जहां पर हम फिलहाल टिकने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक तेजी के संकेत दे रहे हैं। निफ्टी में अभी बॉटम बनने के भी साफ संकेत आए नहीं है, तो यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। हर्षदा, और इस बीच आप देखेंगे हमारा जो फियर एंड ग्रीड मीटर है वो थोड़ा सा हल्का होता हुआ, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़ा करीब 60 के आसपास ही था।
कल भी 62 के लेवल्स देखने को मिले थे, लेकिन आज जो बिकवाली हावी हुई है आईटीसी में, उसके वजह से, उस सेल ऑफ की वजह से 54 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ, और ठीक हम उन्हीं लेवल्स पर पहुंच गए हैं जो बीते हफ्ते मंगलवार के सत्र में दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, खासकर स्टॉक्स में अगर आपने लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है? हमारे जानकार आपको बताते हैं इस सेगमेंट में, और कुछ काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर वो पूरा एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट सिंटेक्स में हमने देखा है दोपहर से काफ़ी हरकत देखने को मिली है, और अब 15% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में। क्या सलाह होगी बताइए गौरव? देखिए, मोमेंटम पॉजिटिव है, डेटा थोड़ी कम है, लेकिन मैं ये कहूँगा और काफ़ी भाग चुका है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 27-28 पे था, अब ये 33-34 पे है। तो यहाँ पे अगर आइडियल वे किसी को अगर प्ले करना है तो 35 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। उसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में फिलहाल ट्रेड करना चाहिए इसमें। ओके, दो काउंटर्स, एक तो इलाहाबाद बैंक और दूसरा है इंडियन बैंक। दोनों में मैं देख रही हूँ ओपन इंटरेस्ट काफ़ी सब्सटैंशियल है। इंडियन बैंक में तो करीब 16% का उछाल देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में। स्टॉक हाउएवर 1% ऊपर है, लेकिन इलाहाबाद बैंक में ज़्यादा एक्टिविटी, 16 लाख शेयरों का एडिशन। क्या करेंगे? इलाहाबाद बैंक में ये कहूँगा कि मोमेंटम फिलहाल बहुत अग्रेसिव नहीं है। 75 पे हमने देखा है कि बार बार स्टॉक अटकता है, वहाँ से अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है। तो जब तक ये स्टॉक नहीं रहेगा, एक रेंज में ट्रेड होगा। 70 पे आप बाई कीजिए, 74-75 के आसपास उसको बेच दीजिए। तो अगर डिप अगर आती है 71 के करीब अगर आती है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। 74 का लक्ष्य होगा, और नीचे में 69-50, 69-70 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाने के बाद दबाव में है। आज तो ऐसा लगता है कि मंदी की पोजीशन बन रही है। क्या आप शॉर्ट करेंगे या कम से कम अपनी लॉन्ग हो तो काट लेंगे? फोन कट गया। मुझे लगता है फिलहाल गौरव को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ संपर्क बनाने की। फिलहाल आप देखिए बाजार बहुत तेज़ी से कमज़ोर हुए हैं पिछले कुछ मिनटों में, जब हम चार्ट्स पर नज़र डाल रहे थे। और हमने देखा यहाँ पर जो गिरावट दरअसल आई है उसमें आईटीसी के अलावा जो दबाव बना है पिछले कुछ मिनटों में गिरने वाले शेयरों में ऑरोबिंदो फार्मा शामिल है। इसके अलावा अल्ट्राटेक पे कुछ गिरावट बनती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। बहुत ज्यादा मार प्रदीप, 1% गवा चुका है अल्ट्राटेक ने, बिल्कुल, और ये इसी घंटे में हुआ है, पिछले कुछ मिनटों में हुआ है जी। तो इस पर दबाव बना है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एनटीपीसी कुछ और स्टॉक है, और कुछ शेयर जो तेजी में थे जैसे यस बैंक, वो भी काफ़ी ज़ोर से फिसला है और अपनी बढ़त को इसने काफ़ी हद तक गंवाया है। जी हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ और डेटा आया होगा अल्ट्राटेक में जिस वजह से ये सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसी पर आप अपनी राय दीजिए अल्ट्राटेक, क्योंकि अचानक ये बिकवाली आती हुई दिखाई दी है। वैसे नंबर्स जो स्टैंड अलोन बेसिस पर प्रॉफिट और सेल्स के आए थे वो ठीक थे। मेरे ख्याल में हम इंतजार कर रहे थे वॉल्यूम के आंकड़े का। इनफैक्ट हमारी रिसर्च टीम को बोलते हैं फिर से डेटा भेजने के लिए कि क्या नया निकल कर आया है। लेकिन गौरव आप बताइए कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें पोर्शन तो काफ़ी अच्छे बने थे, लॉन्ग पोर्शन ही बने थे। इसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो काफ़ी बार दिखेगा है कि नतीजे आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। निफ्टी में नीचे आ रहा है तो एक इट मीन्स गुड केस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिप अगर आता था उसको बाय कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। 4300, 4200 से अगर उसको बाय कर सकते हैं, 1% का स्टॉप लॉस होगा, और वापस एक बार 4400 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, इनफैक्ट अल्ट्राटेक ही नहीं, बाकी सीमेंट कंपनियों में भी हमने देखा है वो बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एसीसी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ये भी कुछ कूल ऑफ कर रहा है। सुबह के मुकाबले अब सिर्फ आधे % की ही बढ़त यहाँ पर रह गई है। इनफैक्ट जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, ऑरोबिंदो फार्मा में भी बिकवाली है। इधर आपको क्या कुछ और प्रेशर दिख रहा है आते हुए? ऑरोबिंदो फार्मा अगर थोड़ा और गिर भी जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। 720 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, तो अगर ये उसके करीब अगर आता है, 725, 722 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं आप। 710 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में आप 750 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स प्रदीप, बैंक्स में काफ़ी कूल ऑफ, 100 पॉइंट ऊपर था ये इंडेक्स। अब देखिए बैंक निफ्टी महज 27 पॉइंट ही ऊपर रह गया, और मिड कैप में आप देखेंगे 82 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो अचानक हमने देखा ये सेल ऑफ आया है। इनफैक्ट बैंक्स में अगर आप देखें टॉप लूजर्स इस घंटे के, तो यस बैंक आधा % गवाता हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधे % की गिरावट आई है। क्या सलाह होगी इनमें? क्या कुछ बिकवाली का ट्रेड अब दिख रहा है आपको गौरव? फिलहाल तो नहीं, थोड़ा प्रीएम्प्टिव रहेगा। एक अच्छा मोमेंटम है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है।
तो एक दिन रुक जाइए आप इसके अंदर। सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 290 के SBI के। अगर ये 295 296 अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल आप शॉर्ट्स के लिए अवॉइड कीजिए PSU बैंक्स को। ओके इसके अलावा अगर आप देखें इस वक्त फाइनेंशियल सर्विसेज में जो स्टॉक पिट रहे हैं NBFCs की ज़्यादा पिटाई हो रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, M&M फाइनेंशियल्स और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, ये तीनों ही स्टॉक जो वायदा कारोबार में हैं औसतन 3% नीचे इस वक्त चल रहे हैं। गौरव, अगर आप इन तीनों पे नजर डालें, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, M&M फाइनेंशियल्स और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, क्या कहीं शॉर्ट बनता है? M&M फाइनेंस में अभी भी एक शॉर्ट बनता है, क्योंकि पिछली बार भी जो गिरावट आई थी 355 के लेवल से आई थी, यहाँ पे भी ऊपरी लेवल्स पे काफ़ी शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो 358 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे में आपको 348 के लेवल देखने मिल सकते हैं। चोला फाइनेंस में फिलहाल अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही रेंज बाउंड स्टॉक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस उछाल अगर आती है तब आप उसको शॉर्ट कीजिए। यहाँ पे एकदम सपोर्ट्स के आसपास है, तो आपका रिस्क थोड़ा सा फेवरेबल नहीं बैठेगा। आपसे इजाजत लेने से पहले इंडियाबुल्स रियल एस्टेट और DLF पर आप अपनी राय देंगे प्लीज गौरव, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है नुकसान दिख रहा है अब। ये इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में अगर बात की जाए तो एक काफ़ी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 197 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल भी हमने देखा वहाँ से अच्छी खासी बाउंस बैक आई थी और 208 209 तक आज गया था। ऊपर में अगर आप देखेंगे 212 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर किसी को अगर इसको बाय करना है, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल नेम भी है, एक दिन में 4% 5% इधर साइड मूव कर लेता है, तो 212 के ऊपर बाय कीजिए। 209 का स्टॉप लॉस होगा, 220 का टारगेट होगा। और सेल आपको अगर करना है तो 196 के नीचे कीजिए, 199 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 188 से 185 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स? जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए गए हैं उसमें कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि हमने अपने क्लाइंट्स को इस पर सिमिलर राय दी हो या इन पर ट्रेड कराया हो। शुक्रिया। एक बार मार्केट ब्रेथ का चार्ट देखते हैं आप। जो बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स का जो रेशियो है, सुबह 1:2 हो गया था, यानी 3 में से 2 स्टॉक नीचे थे। अब से कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये सुधर गया है काफ़ी और 3:4 के करीब आ गया। पर इस वक्त आप देखिए ये फिर से बिगड़ा है और अभी अभी देखते देखते ये जो बाजार गिरा है उसमें अक्रॉस द बोर्ड गिरावट। ऐसा नहीं है कि किसी ने 5-10 बड़े शेयर बेच दिए हों, पूरे बाजार में ये गिरावट आई है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है इसकी वजह और अब आपको क्या करना चाहिए? हमारे साथ इंडिया निवेश सिक्योरिटीज़ के दलजीत सिंह कोहली और रजत के बोस.com के रजत बोस जुड़ रहे हैं, लेकिन इनसे बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। हमारे साथ अब इंडिया निवेश सिक्योरिटीज़ के दलजीत सिंह कोहली और रजत के बोस.com के रजत बोस जुड़ चुके हैं। रजत, जिस तरह से अभी अचानक से फिर गिरावट बढ़ गई है, क्या लगता है 9800 के आसपास हम रुकेंगे या 97 की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जब तक 9820 9800 ये रेंज टूटता नहीं है तब तक बोलना नहीं चाहिए कि आप ये 97 जा रहा है, क्योंकि आप पिछले दिनों में देखें कि प्रोजेक्शन हम लोग नीचे की तरफ करते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट घूम के ऊपर चला जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी हैज़ बीन एन ओवरराइडिंग फैक्टर। उसी के कारण कुछ भी मंदी की चाल बहुत जल्दी उल्टा हो जाता है। लेकिन आज के दिन जहाँ तक ब्रेड का सवाल है, मैंने NSE 500 ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस ट्रैक करता हूँ। उसमें अभी 161 स्टॉक 1% से नीचे चल रहे हैं और सिर्फ 56 स्टॉक 1% से ऊपर चल रहे हैं। ऐसा जब ब्रेड होता है तब पॉसिबिलिटी हैज़ इट कि कल के दिन भी थोड़ी सी वीकनेस के संग ही बाजार खुलेगा। कोई स्पेशल कुछ अगर ना हो जाए तो ये वीकनेस बरकरार रहेगा। ऐसा भी कुछ काउंटर्स जो बहुत अच्छी तरह इस रैली को लीड किया था, जैसा अरोबिंदो फार्मा, वो एक प्रोट्रैक्टेड अप ट्रेंड के बाद में ऊपर में एक वाइड रेंजिंग डे बनाया कल के दिन और आज के दिन ब्लैक बॉडी बना के नीचे जा रहा है। तो ये सब संकेत जो है ये नकारात्मक संकेत है, इसी के कारण नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। बट इसके बीच में भी कुछ कुछ काउंटर दिख रहे हैं जो कि अभी भी स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जा सकता है, बट उसकी संख्या बहुत कम है और ऐसे भी बाजार थोड़ी सी ओवर हीटेड है। थोड़ा करेक्शन हो जाए तो बढ़िया है।
इनफैक्ट कोहली साहब, आईटीसी क्या एक बहाना है आज के सेल ऑफ का? क्योंकि बाजार में काफी तेजी आ गई थी, लोग 10,000 की बात करने लगे थे, एक बुरी खबर आई तो देखिए ये काउंटर टूटा, लेकिन बाकी बाजार में भी अब हम देख रहे हैं वो सेल ऑफ गहरा रहा है। तो क्या एक आईटीसी को एक्सक्यूज के तौर पर लोगों ने लिया है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक मार्केट को एक रीज़न चाहिए था कि क्यों सेलिंग करनी चाहिए, बिकॉज आपके पास कोई ट्रिगर तो प्ले करने के लिए है नहीं। तो अब नेक्स्ट जो ट्रिगर है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ही है, जो अभी पिछले 2-3 दिन में हमने कुछ अर्निंग्स आती हुई देखी, वो भी कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। तो आई थिंक एक रीज़न चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग का, प्लस आईटीसी इटसेल्फ बहुत तेज़ी से भागा पिछले कुछ ही दिनों में। 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ और आज हम 15 तारीख के आसपास 15-16 दिन में 20-25% इतना हैवी वेट स्टॉक भाग जाए तो नेचुरल है कि वहाँ पर फिर आपको थोड़ा कॉशियस होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों ने आज उसका ही एक इवेंट को मान के प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है और थोड़ा लाइटन अप करने की पोजीशन लाइटन अप करने की कोशिश की है। हमारा व्यू भी यही है, हम लोग पहले से भी कई बार ये एडवाइस कर चुके हैं कि इट इज़ बेटर टू लाइटन हियर, क्योंकि मार्केट का फंडामेंटल से काफ़ी आगे चल रहे हैं और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जब होती है तो वहाँ पर इस तरीके की एक्सट्रीम सिचुएशंस आमतौर पे देखने को मिलेंगी, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे में कॉशियस अप्रोच रखना अच्छी बात है। आपने जो कहा कि आईटीसी में जो तेज़ी बनी थी 1 जुलाई के पहले से लेकर करीब 308-310 के आसपास ये स्टॉक था और 360-65 तक गया जीएसटी की वजह से, लेकिन आज जो गिरावट आई है 280 हो गया, तो जितना कमाया नहीं उससे दुगना तो कमा दिया। देखिए प्रदीप जी, चलने का कारण जीएसटी से ये क्लैरिटी आ रही थी कि भाई अब इस स्टॉक में जो हमेशा से एक सदियों से प्रॉब्लम रही है कि बहुत अनसर्टेनिटी है, टैक्स क्या होगा। हर बार बजट से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, कभी वो डिपेंडिंग अपॉन पॉलिटिकल सिनेरियोज उसमें एक्साइज ऊपर नीचे होती रही है। तो अब जीएसटी आने के बाद मार्केट को ये लगा था और ये माना कि भाई शायद ये एक क्लैरिटी आ गई कि अब ये स्टॉक को या ये सेक्टर को खाली पॉलिटिकल गेंस के लिए ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा, इसके पीछे कुछ रैशनल रहेगा। और जीएसटी लगाते समय जब ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस लगाया है तो उसमें इनको भी कुछ राहत मिली है बजाय ज़्यादा नुकसान होने के। पहले जीएसटी लगने से पहले इस तरीके की खबरें थी कि सिन टैक्स लगाएंगे, जैसा इकोनॉमिक एडवाइज़र ने बोला था कि कुछ 40% तक टैक्स लगाओ, तो ये एक राहत वाली बात हो गई कि 28% पे इनको कैप कर दिया था। बट अब वो 15 दिन में ही जब उसके ऊपर यू टर्न होगा तो जो आपका री रेटिंग का जो रीज़न था वो रीज़न ही अपने आप में खतरे में पड़ गया। आपने रीज़न ये था कि भाई अब टैक्स पे हमको बार बार नहीं सोचना है, अब हमको सोचना है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। लेकिन अभी फिर से वही स्थिति आ गई जो आज से 15 दिन पहले थी कि आपको बार बार हर समय टैक्स के बारे में चिंता करनी है। तो आई थिंक जो री रेटिंग थी वो वापस डी रेटिंग की तरफ हो गया और इसलिए स्टॉक वापस अपनी जगह पर जहाँ 25-26 टाइम मल्टीपल पे जो चलता था उसी रेंज में आज आ गया है। हमारा मानना ये है कि ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पोर्टफोलियो सरकार इस पे और भी आगे सेस लगा सकती है या बढ़ा सकती है, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज जो टैक्स है 6 महीने बाद, साल भर बाद और कितना हो जाएगा। आपको ये डर लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो जो अनसर्टेनिटी जो हमेशा से इस स्टॉक में बनी रही है वही वापस आपको मिल रही है। तो जीएसटी लगने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो जो एक क्लैरिटी चाहिए थी वो नहीं मिली। बट मैं ये बोल रहा था कि हमारा फिर भी व्यू ये है कि आज अगर ये 280 पे जो स्टॉक आया है तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है और दिस इज़ द टाइम टू बाई फॉर योर पोर्टफोलियो। तो हम अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप इस समय ऐड कर सकते हैं, क्योंकि खाली आईटीसी सिर्फ सिगरेट नहीं है और उसमें एफएमसीजी बिजनेस भी है और धीरे धीरे जिस तरीके से वो अपना बिजनेस को डी रिस्क करते जा रहे हैं सिगरेट से, वो आने वाले समय में भी आपको फ़ायदा देगा। तो 280 इज़ अ गुड प्राइस टू बाई आईटीसी। 280 वैसे अगर आईटीसी को सिर्फ सिगरेट बिजनेस ना देखें, एफएमसीजी प्ले देखें, एक बड़ा रूरल प्ले है, उस लिहाज से भी आप रेट करेंगे और खरीदारी के मौके शायद दिख रहे हैं। लेकिन लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं बैंकिंग काउंटर्स में। अब तक जो तेजी आई थी वो ठीक थी, लेकिन अब बिकवाली हावी हो रही है। रजत, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 टॉप लूजर्स हैं इस समय इंडेक्स के। कितनी और गिरावट की संभावना है? 291 पर तो आ चुका है एसबीआई अब।
देखिए SBI आज के दिन जो दिखा है वो ऊपर नीचे खुल के ऊपर जाके फिर नीचे आके बंद कर रहा है। कल ठीक उल्टा किया था, नीचे गया था फिर ऊपर जाके बंद किया। ऐसा लगातार 2 दिन में ऐसा होते, कंसेक्यूटिव डेज में जब ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो उसको देखते हुए ये लगता है कि एक बार हो सकता है कि इसकी ऊपर की तरफ चलने में रुकावट आ गया और 295 से 300 का स्तर इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, मतलब रेजिस्टेंस काफ़ी ज़ोरदार हो गया वहाँ पे, तो ये कुछ कंसोलिडेट करेगा। बट अभी कोई खास खतरा इसके लिए पैदा नहीं होता जब तक ये 285 के नीचे नहीं जाता है। जहाँ तक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, उसी का फॉर्मेशन आज के दिन SBI की तरह है, लेकिन वो कल बहुत अच्छा अप ट्रेंड मेंटेन करके ऊपर चला था। तो अपने को कल का जो लो था, मतलब 1121 का जो लो था, वो जब तक नहीं टूटता है तब तक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खास खतरा नहीं पैदा होता है। आज के दिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ऐसे ही बोलना चाहिए। ओके इस बीच आप देखिए मार्केट ब्रेथ और कमज़ोर हो चुकी है। निफ्टी 9825 का जो हम बैंड की बात कर रहे थे उसको भी तोड़ के 9820 की तरफ आ गया है और निफ्टी बैंक में भी अब नुकसान है, 24,000 का लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए, जहां ट्रेडिंग के मौके बनते हैं, उन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो सबसे पहले लेंगे निफ्टी कॉल। स्वागत है आपका एक बार फिर। इस वक्त 3 बजने में थोड़ा वक्त है तो हम कुछ स्टॉक्स पर नज़र डाल सकते हैं निफ्टी पे कॉल लेने से पहले। और आप देखिए आज अच्छे वॉल्यूम के साथ जिन स्टॉक्स में पोजीशंस बन रही हैं, आपको निफ्टी गिरता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन आप HCL इन्फोसिस देखिए करीब 16-17% ऊपर है और यहाँ पर 3 हफ्तों में जो वॉल्यूम होता है वो आज एक दिन में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर खबरें आई हैं एप्पल के साथ करार की, कोहली साहब क्या इसको आप ट्रैक करते हैं? HCL इन्फोसिस पे कोई कॉल देंगे? ट्रैक तो नहीं करते हैं प्रदीप जी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं इस न्यूज़ से, क्योंकि एप्पल का जो अगर डीलरशिप ये ले भी लेते हैं तो वो बहुत कम मार्जिन का बिजनेस है। प्लस हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आजकल स्मार्टफोन जो है वो ई-कॉमर्स में ज़्यादा बिकते हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है। फिर तीसरा चीज़, एप्पल का अपना ही प्लान है कि अपने और भी स्टोर्स बनाने का, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी वजह से कि 16-17% स्टॉक में अप मूव आए। नॉर्मली अगर हमने इनका पुराना कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो वहाँ पर भी मार्जिन जो है वो 1-2% के आसपास ही रहते हैं। तो बीच में कई बार इसमें शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ इसी बेसिस पे कि कभी नोकिया के साथ पहले थे, फिर बाद में कुछ और काम करेंगे, फिर कंपनी डीमर्ज करेंगे, अभी ये एप्पल का आ गया। तो इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, फंडामेंटल्स कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, इसलिए हम लोग अभी दूर ही रहेंगे स्टॉक से। लेकिन चार्ट्स पे आज के इस मूव के बाद रजत आपको कैसा दिखता है? ये चार्ट में तो संकेत दे रहे कि जो आप ट्रेंड चल रहा था उसमें बहुत तेज रफ्तार अभी आ चुका है और ये जो मोमेंटम मिला है इसको अभी फिलहाल 2,34,50,000 शेयर ऑलरेडी काम हो चुका है और ये 16.5% ऊपर चल रहा है। तो मतलब ये री रेटिंग का संकेत दे रहा है। तो हम फंडामेंटली तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन टेक्निकली देख के लग रहा है कि 60 की और बढ़ने के लिए तैयारी कर रही है। ओके, तो स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम जरूर है। इस बीच निफ्टी पिट रहा है, आज 88 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय के मूव के मद्देनजर नहीं, लेकिन ओवरऑल एनवायरनमेंट देखकर क्या राय बन रही है निफ्टी पर, लॉन्ग या शॉर्ट की आपको बताते हैं। सुमित बगड़ा की राय सबसे पहले निफ्टी कॉल में ये कह रहे हैं निफ्टी 9,900 तक जाए, लौटेगा जरूर तो तेजी करके चले। हालांकि स्टॉप लॉस इन्होंने 97.90 का दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। अगले 1 से 2 दिनों में एक बार फिर 9900 पर हम खड़े रहेंगे। अगली कॉल विशाल मलकान की ओर से बाई कॉल है निफ्टी पे, स्टॉप लॉस 9,830 पे, टारगेट 9,920 के बनते हैं। 2 से 3 दिनों में ये लेवल आने की उम्मीद विशाल कर रहे हैं। रजत आप क्या कहेंगे निफ्टी पे, बाई या सेल? हम सेल करने का सलाह दे रहे हैं। 9,910 के ऊपर में आप स्टॉप लगाइए। ये
हम जब दिया था ये कॉल आपका डेस्क को, तब ये 9,860 था निफ्टी। अभी ये स्टॉप लॉस को नीचे लाना चाहिए, इसको 9,870 के आसपास में स्टॉप लगाइए। 9,780 से लेके 9,750 तक की उम्मीद की करके। ओके, 9780 के लिए शॉर्ट का कॉल रजत का है। हमारे साथ वागले साहब भी है। वागले साहब बताइए, तेजी या मंदी? आफ्टरनून हर्षदा, जिस तरह से पिछले आधे घंटे में जो फॉल हुआ है, मेरे हिसाब से 9840 का एक क्रूशियल लेवल ब्रेक हुआ है, तो मैं मंदी करके चलूंगा। एक 20 पॉइंट ऊपर आता है तो ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, और मुझे लगता है 9780 तक हम जा सकते हैं नीचे। ओके, तो वही टारगेट है जो रजत ने भी कहा, 9780 का। हालांकि वो 9840 के आसपास प्रेफर करेंगे बिकवाली करना, ये वागले साहब का मानना है। लेकिन इस बीच देखिए, मूड सुधरने वाला तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव में किसी तरह से टिके रहने की। हमारे साथ एक और जानकार जुड़ गए हैं अब, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा। बग्गा साहब, स्वागत है आपका। इनफैक्ट उनसे डिटेल में जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं सेल ऑफ को। लेकिन कुछ और स्टॉक्स तब तक देख लेते हैं जहां पर हमने देखा है कुछ एक्शन बड़ा है। इनफैक्ट प्रेस्टीज एस्टेट, सुज़लॉन, थॉमस कुक, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर बिकवाली बढ़ती हुई। कोहली साहब, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि रियल्टी काउंटर्स में मौका मिलते ही लोग काफी बिकवाली कर देते हैं। आज भी आप देखिए प्रेस्टीज के हालत खराब है। कुछ दिन पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज में मुनाफा वसूली आ रही थी। इंडिया बुल्स तो काफी वॉलेटाइल हो चुका है, क्या वजह होगी? हर्षदा, देखिए पिछले कुछ 4-5 महीने पहले से जब ये रेरा की बातें शुरू हुई और फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का जब बात बजट में आई, तो आई थिंक रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। बहुत सारे लोगों ने ये माना कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो ये थीम है कि वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और बहुत उसमें काफ़ी तेज़ी से नंबर्स दिखने लगेंगे। हालांकि ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक उस अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत सारे लोग तो केटर भी नहीं करते हैं। जो लिस्टेड कंपनीज हैं, दे आर नाउ मेकिंग प्लान्स, तो अब जाना चाहते हैं उस एरिया में बिकॉज वो अब अट्रैक्टिव हो गया। दूसरी चीज़ ये कि अभी अगर वो प्लान कर रहे हैं तो आने में 1-1.5 साल लगेगा, तो ये चीज़ इसलिए गैप हो गया। जो स्टॉक्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ गए, लेकिन फंडामेंटल उतनी तेज़ी से इम्प्रूव नहीं हुए। मुझे लगता है कि लोग इसी वजह से, क्योंकि ये गैप ज़्यादा है, तो अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर पोजीशन कम कर रहे हैं। क्योंकि ये सबको पता है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का थीम प्ले करना भी है तो भी कम से कम हमें FY19 तक देखना पड़ेगा। तो हमारा मानना ये, इसलिए हमने कभी ऐसे स्टॉक्स पे ज़्यादा कॉल भी नहीं दिया। हमारा मानना है कि अगर रियल एस्टेट थीम में खेलना है तो 2-3 स्टॉक ही हैं जहाँ पर काफ़ी क्लीन डिस्क्लोजर्स हैं, जहाँ पर बैलेंस शीट के इश्यूज़ नहीं हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। हालांकि वो भी अभी बढ़ चुके हैं, तो अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बची नहीं है। जैसे सनटेक रियलिटी है, ओबरॉय रियलिटी है, और अपना ये नेस्को है। तो ये सब स्टॉक्स में हम, जहाँ पर एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, बैलेंस शीट रिस्क नहीं है, डिस्क्लोजर्स बहुत अच्छे हैं, बट वो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो अभी फ्रेश एंट्री शायद नहीं करेंगे। जिनके पास ये स्टॉक्स हैं वो बने रहे। अजय बग्गा हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। बग्गा साहब, आप इस सेल ऑफ पर क्या राय रख रहे हैं? क्या, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आईटीसी को की नेगेटिव न्यूज़ को एक बहाना समझ के लोगों ने बिकवाली की है बाजार में, या फिर काफ़ी थक चुका था तो ये कभी ना कभी तो आना था और आज आ गया सेल ऑफ? जी हर्षदा, दूसरा ही मुझे कारण लग रहा है कि देखिए, जब मार्केट ऊपर बढ़ा है तब भी काफ़ी हद तक एट्रीब्यूशन जो था वो 5-6 स्टॉक्स की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा था। और अब ये जो करेक्शन आज आया है, हम देख रहे हैं ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आ रहा है। तो लगभग 1000 स्टॉक नीचे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है, तो ओवरऑल मार्केट का माहौल थोड़ा बदलते दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम। थोड़ा कॉशियस होने का मैं सलाह दूंगा। पिछले 2 हफ्ते से मैं यही कह रहा था कि ठीक है, मार्केट लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी मजबूत है, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, बट हमें ये लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम कम हो रहा है और वैल्यूएशन वैसे ही हाई थे और प्रॉफिट बुकिंग आते दिख रहा है। तो ये मार्केट जो चला पिछले 7-8 दिन, ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग जो पी नोट्स की थी उसके कारण, या आप सेक्टर वाइज भी देखिए, फार्मा चला, टेलीकॉम चला, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक, बिना किसी रीज़न के
जिस तरह से उछल रहे थे, और पीसीआर रेशियो जो 1.5 1.4 चल रहे थे, तो बहुत ओवरबॉट मार्केट था। और वो मार्केट अब थोड़ा सा हमें लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो कॉशियस होने की सलाह दूंगा मैं। तो ये बताइए, आज ये जो गिरावट आई है आईटीसी की वजह से बाजार गिर रहा है ऐसा हमें लगा, लेकिन मार्केट ब्रेथ कमज़ोर है, गिरने वाले स्टॉक्स की तादाद थोड़ी बढ़ रही है, ऊपर के स्तर पे साफ तौर पे हम दबाव देख रहे हैं। तो ये केवल आप कहेंगे कि बहाना ही है और बाजार में इस वक्त गिरने की तैयारी थी ही, और फिर क्या अब 10,000 दिखने वाला नहीं है, या 1-2 दिन के बाद फिर से बाजार पलटेगा और 10,000 की तरफ ही चलेगा तुरंत? 10,000 थोड़ा मुश्किल हो गया प्रदीप जी। अभी अगर आप कल पूछते तो लग रहा था कि इस हफ्ते या मैक्सिमम इस सीरीज में 10,000 हो जाना चाहिए, बट अभी थोड़े की लेवल्स, जैसे आज 9,850 मार्केट नहीं तोड़ पाया, बार बार उसके करीब गया और वापस लौट रहा है, तो ये अभी थोड़ा लोअर लेवल पे स्टेबलाइज होते दिखता है हमें, मार्केट कंसोलिडेट होते। ग्लोबल न्यूज़ फ्लो थोड़ी ख़राब चल रही है। अभी ईसीबी की मीटिंग है, वो क्या कहते हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या बोलते हैं, फेड का मीटिंग आ रहा है, वो क्या बोलेंगे। और सबसे अहम बात, जो हेल्थ केयर रिफॉर्म बिल जो स्टॉल हुआ यूएस सेनेट में, आज उसको उन्होंने वापस लेना पड़ा क्योंकि रिपब्लिकन्स ने ही उसकी ऑपोजिशन की। अब उसके चलते मार्केट एक्स्ट्रापोलेट ये कर रहा है कि ट्रंप अपना फिस्कल स्टिमुलस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रुझान, और सबसे अहम बात जो टैक्स रिफॉर्म जो बहुत ज़रूरी है यूएस इकोनॉमी के लिए, उसके लिए भी कॉन्सेंसस बनाने में वो विफल होंगे। तो ये थोड़ा मार्केट का रुझान बदलते दिख रहा है आज, और सो मोर वहाँ से आया है जो सेलिंग है। आईटीसी का बहाना ज़रूर बना, क्योंकि आईटीसी ने मार्केट को उठाया भी था, तो जब ये क्लैरिफिकेशन आया है टैक्स बढ़े हैं, तो मार्केट ने इसको बहाना बनाया है। बट ओवरऑल फॉलो थ्रू सेलिंग हुई है प्रदीप जी। उसके बाद जो 1000 स्टॉक नीचे हैं आज, तो ब्रेथ काफ़ी नेगेटिव गया है। और दूसरी बात है, ओवरबॉट मार्केट था, ये पीसीआर हम बोलते जा रहे थे कि थोड़ा ओवरबॉट है, बट ये आज जिस तरह से लेवल्स टूटे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट को फिर से कंसोलिडेट होके एक बेस बनाने में। अभी तो लग रहा है अगले 2-3 दिन नीचे जाते ही मार्केट लग रहा है। ओके, आप जो एक और बात कहे थे बग्गा साहब शुरुआत में कि बाजार को संभालने में शायद जो शॉर्ट पोजीशंस पी नोट वाली थी उनका भी हाथ रहा होगा, क्या अब आपको लगता है कि वो जो टेक्निकल बाइंग या कवरिंग होनी थी वो हो चुकी है, या इस सीरीज के आखिर तक चलती रहेगी? और अगर ऐसा व्यू बनता है तो फिर आप अभी शॉर्ट करने से पहले 2 बार सोचेंगे कोई भी ट्रेडर? जी बिल्कुल, लगता है कि थोड़ा रहेगा। 27 को तो काटने ही पड़ेंगे पोजीशन, बट जो इश्यूअर्स हैं उन्होंने ज़रूर सेबी को भी लिखा है, तो बट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे पिछले मंडे भी, जैसे मैं कह रहा था आपके शो में ही, कि जैसे ही स्टॉप लॉस आएंगे तो एकदम से आप देखेंगे ये स्ट्रेट उसमें दिखा है, स्पेशली ऐसे सेक्टर जो टेलीकॉम है। अभी टेलीकॉम में कुछ बदला नहीं है, काफ़ी ख़राब नतीजे आने वाले हैं टेलीकॉम कंपनियों के, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जारी है, बट आपने इतना तेज़ उछाल टेलीकॉम कंपनीज में देख लिया, वो ज़्यादातर ये पी नोट का ही था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो उछाल आया, थोड़ा फार्मा कंपनीज, तो ये चुनिंदा सेक्टर जो बहुत ओवर शॉर्टेड थे, उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा होगा ये पी नोट के स्क्वायर ऑफ करने का। कुछ स्टॉक्स पर आते हैं, और एक काउंटर जो इनफैक्ट हाईस पर ट्रेड कर रहा है इस सब बिकवाली के बीच, वो है HUL। 1155 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आज नंबर्स का इंतजार है। कोई ट्रेड क्या आप नोटिस कर रहे हैं इस समय लेने लायक, या फिर कल सुबह ही वो एक्टिव ट्रेड लिया जाएगा? वागले साहब, हमारा तो अनुमान यही है कि रेवेन्यू में 3% का उछाल रहेगा, EBITDA 4% से ग्रो करेगा। वागले साहब, HUL पर कोई राय बन रही है? आप नहीं लगता वहां पर संपर्क नहीं बन पा रहा है। रजत, आप अपना कॉल देंगे HUL पर इस समय?
कुछ मुझे लग रहा है तकनीकी दिक्कत यहाँ पर साबित होती हुई, लेकिन ये एक स्टॉक है जिस पर नजरें रहेंगी क्योंकि 18.8% के मार्जिन्स का भी अनुमान था। वॉल्यूम्स हाउएवर प्रदीप शायद वो लोअर एंड 4% के आसपास ही बने रहे। बिल्कुल उस आंकड़े पे हम नज़र रखेंगे। और जिस तरह से हमने देखा था कि जुबिलेंट फूड में कल काफ़ी तेज़ी दिखाई दी अच्छे वॉल्यूम आंकड़ों के चलते, तो क्या HUL भी वॉल्यूम के मामले में सरप्राइज कर पाता है या नहीं? कोहली साहब से अगर हमारी बात हो पा रही है, कोहली साहब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हाँ जी प्रदीप जी सुन सकते जी। HUL से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या खास चीज़ है जो आप देख रहे होंगे? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने की होगी वो वॉल्यूम ग्रोथ का ही नंबर देखने का रहेगा। इस बार हमें पता है कि GST की वजह से काफ़ी डी स्टॉकिंग का खबरें आई थी और इनफैक्ट हमने खुद भी जाके चैनल चेक किए थे, तो टुवर्ड्स द एंड आखिरी के 12-15 दिन जो है वो काफ़ी सारे ग्रोसरी स्टोर्स और मॉल्स में बहुत सारे ब्रांड्स नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि वो जो स्टॉकिस्ट हैं वो पहले से कॉशियस थे। अब उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा और कितना वो नंबर्स में इस बार दिखेगा वो आई थिंक देखना पड़ेगा। इसलिए ही मार्केट भी बहुत म्यूटेड ग्रोथ से जा रहे हैं। इनफैक्ट इस बार का कंसेंसस भी काफ़ी डाइवर्जेंट है, -2% से +2% तक का डिफरेंस मान रहे लोग। हमने जो अपने नंबर्स में बिल्ड किया हुआ वो +2% का बिल्ड किया हुआ है। तो बिकॉज हमारा मानना है कि नॉर्मली इसमें लोग इन्वेंट्री हफ्ता 10 दिन की ही रखते हैं, तो अगर आखिरी के 10-15 दिन का प्रॉब्लम रहा भी तो भी आपको 2% के आसपास का ग्रोथ दिखना चाहिए। तो आप स्टॉक में क्या करें, स्टॉक हमेशा से महंगा ही रहा है तो, और पिछले दिनों में चला भी है। तो आई थिंक अभी नंबर्स आने के बाद ही नेक्स्ट कॉल लेंगे। प्री एम्प्ट करके हम अभी कुछ बाइंग वगैरह की सलाह नहीं दे रहे हैं। जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश एंट्री के लिए वील वेट फॉर द नंबर्स। कुछ काउंटर्स जो एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि हम FMCG की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर या फिर कंजम्पशन स्टोरीज पर नजर डाल लीजिए। बाटा आज एक्टिव है, करीब 2% का और उछाल इसमें ऐड होता हुआ पिछले कुछ मिनटों में, तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फ्यूचर कंज्यूमर पर भी हमारी नजर गई थी कुछ देर पहले, वहां पर भी अच्छी खरीदारी बनी हुई है दिन भर। दोनों में से अगर एक कोई ट्रेड लेके जाना हो, रजत क्या प्रेफर करेंगे आप, बाटा या फ्यूचर कंज्यूमर? आई वुड प्रेफर बाटा। क्लियर रिवर्सल सिग्नल है, वो शॉर्ट टर्म जो डाउन ट्रेंड चल रहा था 568 रुपया में है, आपका स्टॉप लॉस 560 के नीचे होना चाहिए, ऊपर में 576 से लेके 580 तक उम्मीद कर सकते हैं। ओके और इस बीच एक स्टॉक जिस पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए वो है ग्रासिम, क्योंकि यहाँ से अब आज आखिरी दिन है, आज इसके कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट एक्सपायर भी होंगे, कल से नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे क्योंकि आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ से अलग हो रहा है और आदित्य बिरला कैपिटल के 7 शेयर आपको मिलेंगे ग्रासिम के हर एक 5 शेयर के सामने। कोहली साहब, क्या आज आपको लगता है कि ग्रासिम लेना चाहिए या ये पूरा इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और अब आगे क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स पे पॉजिटिव है। आदित्य बिरला कैपिटल विच वाज बेसिकली आदित्य बिरला फाइनेंशियल एंड ग्रासिम, दोनों पे ही लॉन्गर टर्म व्यू भी पॉजिटिव है। तो हालांकि ये जो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप नहीं बचा है। लेकिन फिर भी अभी भी अगर कोई लेगा तो आपको इनडायरेक्टली आदित्य बिरला फाइनेंशियल तुरंत मिल जाएगा जो बाद में 2 महीने बाद लिस्ट होगा, तो कुछ तो आर्बिट्राज का बेनिफिट भी मिलेगा। प्लस जो लॉन्गर टर्म व्यू है कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में आदित्य बिरला फाइनेंशियल अपने आप में एक अच्छा बड़ा स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू है और ग्रासिम BSF और केमिकल और अल्ट्राटेक तीनों की वजह से अपने आप में अच्छा कर रहा है। तो कंबाइंड भी देखेंगे तभी भी अच्छा है और अलग अलग करेंगे तभी भी अच्छा। तो हमने ये राय दी है अपने क्लाइंट्स को भी कि इस आज का मौका है, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, दे शुड बाय, और फिर 1-2 महीने बाद जब वो लिस्ट होगा तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। ओके और अब बारी है BTST या STBT कॉल्स जानने की हर रोज़ की तरह, और पहला कॉल यहाँ पर अनुज दीक्षित की ओर से आ रहा है STBT का। PFC पे ये शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं, 125 पे स्टॉप, 118 का टारगेट। कॉनकॉर्ड पे तेजी का कॉल है लेकिन BTST करें स्टॉप 1165, टारगेट 1215। वहीं किरण जाधव की राय पहले एक सेल कॉल की है, STBT दे रहे हैं ये,
KPIT बिकवाली की सलाह 127 का टारगेट और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 133 रुपए 50 पैसे पर लगाए। इनफैक्ट 2 STBTs है। अल्ट्राटेक पर भी एक सेल कॉल ही है। 4220 का टारगेट इन्होंने दिया है और 4400 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। राजद बताइए आपकी क्या ट्रेड्स रहेंगे? मेरा 2 बाय कॉल है। इन्फीबीम जुलाई फ्यूचर्स 1135 के नीचे स्टॉप लगा के 1207 से लेके 1229 तक उम्मीद करके आप बाय करके जाइए। और डॉक्टर रेड्डीज का जुलाई फ्यूचर्स उसमें 2698 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 2769 से लेके 2782 तक उम्मीद करके बाय करके जाइए। डॉक्टर रेड्डी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बहुत बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है और वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी ब्रेकआउट की जस्ट तैयारी हो रहा है। 2800 के ऊपर में जाने से उसमें ज़बरदस्त रूप से वो ब्रेकआउट दिखाई देगा। इसमें काफ़ी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, वागले साहब। लगता नहीं कि वागले साहब फिलहाल हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तकनीकी दिक्कत लगातार बनी हुई है, लेकिन उनके कॉल आपको बता देते हैं। STBT कॉल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे 981 का स्टॉप, 954 के टारगेट। BTST कॉल है एशियन पेंट्स में, खरीदारी करेंगे 1143 का स्टॉप, 1170 के टारगेट आते हुए संदीप वागले की ओर से। तो यह आज के BTST या STBT कॉल्स। और अब आइए देखते हैं आखिरी मिनटों में किन स्टॉक्स में खास तौर पे हलचल देखी जा रही है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। और जाते जाते HCL इन्फोसिस जो हम बात कर रहे थे वो लोगों ने लिए हैं। जुबिलेंट फूड भी अब थोड़ी खरीदारी और बढ़ रही है। जुबिलेंट फूड ने आज नया हाई ऑलरेडी बना दिया है। करीब हफ्ते भर का वॉल्यूम एक साथ देखने को मिला है, लेकिन जब इसकी हमने रिपोर्ट देखी, जो रिपोर्ट्स आई, तो वो थोड़ी सी चौंकाने वाली रही, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स थोड़ी पॉजिटिव लगती हैं और 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव भी लगती है। बहुत ऊपर के टारगेट अगर आप देखें तो केवल मैक्वारी की ओर से आए हैं। इसके अलावा सारे रिपोर्ट्स थोड़े कंजर्वेटिव टारगेट्स थे। CLSA ने भी 1600 का टारगेट दे दिया प्रदीप जुबिलेंट पे, क्योंकि कल CLSA और डॉइचे बैंक की रिपोर्ट आई थी। 1250 का टारगेट, वो लेवल्स अचीव हुए और आज CLSA ने 1250 के टारगेट को 1600 कर दिया है। तो उसके बाद हाँ, और मैक्वारी ने फिर 1400 और या 1500 का टारगेट दिया। आई डोंट रियली रिमेंबर करेक्टली। और मेरे ख्याल में मैंने जो रिपोर्ट्स देखी है वो नोमुरा की थी, जो 919 का ही टारगेट दे रही है। हाँ, नोमुरा कह रही है कि काफी भाग चुका है, प्राइस इन हो चुकी है तेजी, इसीलिए आप अब इसमें बिकवाली करें। और मेरे ख्याल में क्रेडिट स्विस ने भी कहा था, सिटी का भी यही व्यू है, या सिटी कह रहा है कि 935, राइट। तो वो भी यहाँ से काफी नीचे है। अब ये सस्ता है या महंगा है, टर्न अराउंड हुआ है या नहीं हुआ है, सवाल है। बग्गा साहब, कोई व्यू है आपका इस पे? पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं प्रदीप जी, लेकिन इस सेगमेंट पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब मंदी आ गई है, लोग बहुत ज़्यादा शायद QSR का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी कम हो गई थी। इस बार आप देखिए वो वॉल्यूम ग्रोथ फिर से बढ़ गई है, 6% के ऊपर निकल आई है। देखिए ये पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इस अप्रैल से जून के महीने में ज़रूर एक इम्पैक्ट हमें आते दिख रहा था कि ये फर्स्ट टाइम रिकवरी आएगी। जो डीमोनेटाइजेशन से मंदी आई थी, फरवरी तक थोड़ा नॉर्मलाइजेशन शुरू हो रहा था, तो वो लास्ट क्वार्टर में नहीं था, बट इस क्वार्टर में उम्मीद थी, वही ये नंबर्स दर्शा रहे हैं। कंजम्पशन ओवरऑल हमारी उम्मीद है कि रिकवरी दिखेगी। जून का एक ब्लिप ज़रूर आएगा डीस्टॉकिंग की वजह से, बट जुलाई में फिर से रीस्टॉकिंग शुरू हो गई है और ख़रीदारी शुरू है जुलाई में। काफ़ी सेल्स भी इस माहौल में कंपनियों ने की हैं, उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो ओवरऑल QSR हो या FMCG हो, कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स हम पॉजिटिव रहेंगे। वैल्यूएशंस कम नहीं है, वैल्यूएशंस काफ़ी ऊंची ही है ज़्यादातर इस क्षेत्र में, एंड होती भी है क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहता है और ग्रोथ इनका अच्छा रहता है। बहुत वेल रन कंपनियां होती हैं तो पसंद आती है मार्केट को, अच्छा इनको वैल्यूएशन मिलता है। तो ओवरऑल हम अभी भी इसमें तो इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे, QSR हो या FMCG हो। ओली साहब, आप क्या कहेंगे, क्या ये 60 के आसपास का PE FY19 के अर्निंग्स पे, जैसे कि एम्बिट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उनको तो जस्टिफाइबल नहीं लगता? आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं लगता है। एक चीज़ हम लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, कल के नंबर्स में 6.5% सेम स्टोर ग्रोथ तो दिख रही है,
मगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखिए तो EBITDA पे केवल 1% का इम्प्रूवमेंट है ना। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने सेल्स ली हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स ली हैं, और वो हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे पिछले 2-3 महीने में जो है बहुत स्कीम्स चलाई, 1+1 और योर डे करके वो सब जो स्कीमें चलाई, उसकी वजह से सेल तो आ गई, मगर खाली सेल करने से भी कुछ भला नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, और 60 टाइम मल्टीपल देना, तो अभी हमने बात की यूनिलीवर हमको 54 टाइम मल्टीपल में मिल रहा है, 50 टाइम में मिल रहा है, जिसके पास बहुत सारी और चीज़ें हैं और लगभग कंजम्पशन पैटर्न सेम ही है या फिर उसी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को केटर करता है, तो फिर वाई विल आई नॉट गो फॉर यूनिलीवर। मेरे ख्याल से तो बहुत क्लियर केस है कि ये ओवर प्राइस स्टॉक है और इससे बच के ही रहना चाहिए। हमारा फॉर्मल कवरेज नहीं है इसलिए रेटिंग नहीं है। ये बीम ट्रैक करते हैं आप कोहली साहब? नहीं मैडम। इनफैक्ट इस स्टॉक में हमने देखा है काफी मोमेंटम, आज 5.5% का उछाल। रजत आप बताइए 1188 पर क्या कोई ट्रेड दिख रहा है? जुबिलेंट फूड, इन्फीबीम, और इन्फीबीम अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने रिकमेंडेशन में दिया था और मुझको दिखता है कि ये बहुत अच्छी ब्रेकआउट दिया है। कार्पन हैंडल फॉर्मेशन, नाम छोड़ दीजिए, कुछ लोगों के नाम से बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो बट इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। मेरे को ये 1229 से लेके 1245 तक जाते हुए नजर आ रहा है। ओके, इसके अलावा आप देखिए कल मिड कैप आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, माइंड ट्री, केपीआईटी टेक और मैस्टेक। कोहली साहब, इनमें से कोई आपके कवरेज में है? KPIT हमारे कवरेज में है, जहाँ पर हमें लगता है कि नंबर्स ख़राब ही रहने चाहिए। पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि ये बिलो एक्सपेक्टेशन नंबर दे रहे हैं। मेनली इश्यूज बने हुए हैं इनके, जो अपने क्लाइंट रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं, प्लस कुछ जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर जो मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन भी दिखेगा और टॉप लाइन में ग्रोथ काफ़ी कम दिखेगी। आई थिंक 3 या 4% का हमारा अनुमान है कुछ ग्रोथ का, तो इसलिए हमारा सेल कॉल चल रहा है KPIT पे पहले से, और वो अभी बना रहेगा। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 100 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है, और इनफैक्ट कुछ काउंटर्स जो सबसे ज़्यादा टूटे हैं उस पर ध्यान देते हैं। इनफैक्ट आज हमने देखा है गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे काउंटर्स तो पिट ही रहे हैं। HIL के नंबर्स में कुछ खास नहीं था, 5% नीचे। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन में हमने देखा है यहाँ पर बिकवाली। M&M फाइनेंशियल दरअसल ये कुछ दबाव में दिखने लगा है, 5% नीचे। इनफैक्ट लिस्ट लंबी है आज जो सेल साइड की पोजीशंस की। वागले साहब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, M&M फाइनेंशियल, ओके वागले साहब का से संपर्क टूट गया है। रजत आप बताइए, M&M फाइनेंशियल क्या बेचेंगे, क्या श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली करके जाएंगे? श्रीराम ट्रांसपोर्ट मुझको लगता है कि उसको बिकवाली करके जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन है वो ये दिखा रहा है कि 962 वो आज के दिन का टारगेट था, ऑलरेडी वो हासिल कर चुका है, लेकिन अभी भी ये नीचे जा सकता है। ये सपोर्ट लेवल पे आया बोल के रुक जाएगा ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। मुझको लगता है 950 से लेकर 946 तक जाने की पॉसिबिलिटीज अभी भी दिख रहा है, तो ये आप बिकवाली करके जा सकते हैं। ओके, साथ ही अगर आप इस वक्त देखें मार्केट की क्लोजिंग कुल मिलाकर कैसी हो रही है, 24,000 के आसपास निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स करीब 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी करीबन 90-80 पॉइंट नीचे। और अब खास बात यह है कि जो गिरावट ITC में आई थी, अब उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट अब आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी के शेयर जो मिलकर संभाल रहे थे बाजार को, दरअसल उनमें अब गिरावट आई है। ITC में और नई गिरावट नहीं आई है पिछले 1 घंटे के दौरान। तो आज आखिरी घंटे में अक्रॉस द बोर्ड जिसको हम कहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में हर तरफ बिकवाली हुई है। मार्केट ब्रेथ अब 1:2 पे काफ़ी कमज़ोर होकर वापस से पहुंच चुकी है। वॉल्यूम अगर आप देखें तकरीबन 6 लाख करोड़ के आसपास का कारोबार बनता हुआ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। बगा साहब, जैसे कि आप शुरुआत में कह रहे थे कि यहाँ पर एक ग्लोबली हम कह सकते हैं वीकनेस का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या खास ट्रिगर्स अब आप फिर ऐसी स्थिति में ग्लोबल मार्केट्स को संभालने वाले देखते हैं? 2 दिन पहले ही हमने देखा कि एक मार्केट के एक एक्सपर्ट का ये कहना था कि भारतीय बाजार गिरे ना गिरे, लेकिन अमेरिकन मार्केट तो गिरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी प्रदीप जी, और इसमें देखिए
क्या रहता है कि मार्केट एकदम से आपको रिएक्शन नहीं देता है। आप अगर देखिए 1996 में ग्रीनस्पैन ने बोला था इरेशनल एक्सुबरेंस हो गई है और 2000 तक आया .com क्रैश, बट उससे पहले 4 साल अगर कोई शॉर्ट करके ही बैठा था तो वाइप आउट हो गया। वॉरेन बफेट ने भी लॉसेस बनाए थे 99 में और बोला कि बेटर था मैं आता नहीं अगर काम करने, बट 2001 में वो टॉप परफॉर्मिंग इन्वेस्टर फिर बन गए थे। तो ओवरऑल मार्केट ओवर वैल्यूड है, ओवर बॉट भी है, बट क्या इसको चला रहा है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी बदलेगी, उसके 2 इंडिकेटर हैं। एक होता है मॉनेटरी सप्लाई, आपको देखनी होती है यूएस में क्योंकि कैरी ट्रेड काफ़ी है। वो मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है वो कम होने लगी है। पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा ईयर ऑन ईयर एक डी ग्रोथ आई है काफ़ी सालों बाद, तो वो एक लीडिंग इंडिकेटर रहता है इमर्जिंग मार्केट फ्लोज का। दूसरा रहता है कि डॉलर इंडेक्स कितना है। डॉलर इंडेक्स अभी वीक चल रहा है क्योंकि ट्रम्प ट्रेड अनवाइंड हुई है, तो वो होल्ड किए हुए है। अगर डॉलर इंडेक्स आपको स्ट्रेंथन होते हुए दिखता है, 100 के ऊपर जाता है, तो वो टाइम आ जाएगा कि फिर आप सोच सकते हैं ग्लोबल मार्केट में एक बिकवाली आ रही है और इमर्जिंग मार्केट्स में भी आएगी और फिर थोड़ा साइड में बैठने का टाइम होगा। अभी ये मार्केट चालू रहेंगे लिक्विडिटी और मोमेंटम के चलते। आप वैल्यूएशन के तौर पे सिर हिला सकते हैं कि ये मार्केट में सेंस नहीं बनता है, वो मैं एग्री करता हूं, बट पैसा दे रहे हैं मार्केट क्योंकि लिक्विडिटी चल रही है और कुछ नहीं है इस मार्केट के पीछे। अर्निंग्स का रिकवरी अभी दूर है, मोर ये लिक्विडिटी ड्रिवन है ग्लोबल मार्केट्स और वही इस मार्केट को चलाते रहेंगे। अभी शॉर्ट करके पैसा बनाना मुश्किल रहेगा। ये मैं बोल रहा हूँ अगले कुछ दिन के लिए मार्केट साइडवेज डाउनवर्ड्स लग रहा है, बट ट्रेंड बरकरार है ऊपर के लिए क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रांग है। वो हमें रिवर्स होती अभी नहीं दिख रही। आखिरी 2 मिनट बचे हैं और अगर आप देखें बाजार धीरे धीरे करके नीचे आया है। ऑफ कोर्स सेंसेक्स निफ्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप मिड कैप पर फोकस करें जो 100 पॉइंट टूटा है, ऐसा यहाँ पर नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरावट किसी एक स्टॉक में अचानक आ गई हो। आप देखिए क्या कूल ऑफ कर रहा है। दीपक फर्टिलाइजर, सीएससी, मदरसन सुमी, रैमको, बीईएमएल आधे % या 1 से 1.5% का नुकसान पिछले कुछ मिनटों में या फिर आधे घंटे में दिखाई दिया है। इसी तरह ब्लू स्टार भी करीब 1.5% हल्का होता हुआ कुल मिलाकर 2-2.5% का नुकसान है। हाँ, केपीआईटी जैसे काउंटर्स हैं जो दिन भर पिटे हैं। यहाँ पर हमने देखा है गॉडफ्रे फिलिप्स, एमएनएम फाइनेंशियल, जेएमसी प्रोजेक्ट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं। एमईपी इंफ्रा जैसा एक काउंटर है जहाँ पर हमने देखा पिछले आधे घंटे में बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग कारणों से जहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर झटका लगा है वो ऑफकोर्स सिगरेट कंपनियों को लगा है। गॉडफ्रे, वीएसटी जैसे काउंटर्स पिट रहे हैं। ऑफकोर्स सुबह से ही हमने देखा आईटीसी की भी धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट काउंटर्स, इंडिया बुल्स रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स पर हमारी नजर गई। डीएलएफ देखिए, एचटीआईएल देखिए, यहाँ पर भी हमने देखा है काफी बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मिड कैप में इनफैक्ट लिस्ट लंबी है लेकिन इतने अग्रेसिव कट्स नहीं है प्रदीप जितना ऑफकोर्स हमने आईटीसी में देखा है। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर मार्केट ब्रेथ वहीं पर आ गई है जहां सुबह थी। ये थोड़ी ज़रूर अफसोस की बात होगी। निफ्टी बैंक हालांकि दिन के लोज से ऊपर बंद हो रहा है। बाकी अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी या सेंसेक्स, तो वो लोज पर ही हैं और कुल वॉल्यूम 6 लाख करोड़ के आसपास जैसे कि हमने नज़र डाली। लेकिन इस बीच HCL इन्फोसिस आप देखिए जहाँ पर ऊपर का 20% का सर्किट लग रहा है और वहाँ पर बंद होने की तैयारी है। फोर्टिस हेल्थ केयर लगातार पिटने के बाद कमज़ोर बाजार में सुधरा है, शायद बैन में जाने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग बंद हो गई, वो एक वजह हो सकती है। इसके अलावा PSU बैंक्स जो आज काफ़ी मजबूत रहे हैं, उनमें आप बैंक ऑफ इंडिया पे ज़रूर नज़र रखें। ये एक स्टॉक है PSU बैंकिंग में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छे वॉल्यूम के साथ शानदार क्लोजिंग दे रहा है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ जैसे आपने नज़र डाली थी अष्टा वायदा कारोबार में, ये स्टॉक है जो बहुत ही तगड़ी पोजीशंस बनी है। हालांकि समझ नहीं आता कि ये रीस्ट्रक्चरिंग के बाद एफएनओ में बना हुआ क्यों, लेकिन देखिए क्लोजिंग फाइनली अब ये प्रोविजनल आंकड़े हैं आपके सामने। निफ्टी 9,829, 86, 87 पॉइंट नीचे। मिड कैप 18,208, 103 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी फ्लैट है 24,015 के लेवल पर। ना तो तेज़ी ना तो मंदी हम कह सकते हैं, लेकिन करीब 350 पॉइंट का नुकसान सेंसेक्स में होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। तो यह है प्रोविजनल क्लोजिंग का आंकड़ा जो इस वक्त हमारे सामने है। लेकिन एक स्टॉक जिस पे थोड़ा असमंजस बना रहा, जो अल्ट्राटेक पे हश्ता आपने नज़र डाली थी कि अचानक से बहुत तेज़ गिरावट आ गई, अभी भी हमें पता नहीं है कि वो वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा क्या है। लेकिन कोहली साहब, इस बीच आप देखिए तो अलग अलग एनालिस्ट अपने तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं।
शायद आधा या 1% ही वॉल्यूम ग्रोथ आई है। बाजार को उम्मीद 2-2.5% या ऊपर की थी। तो ऐसे में अगर फाइनल आंकड़ा ऐसा ही आता है, अल्ट्राटेक कैसे रिएक्ट करेगा और इस सेक्टर के लिए फिर कल का संकेत क्या बनता है? देखिए, कल एसीसी के नंबर आने के बाद कुछ ऐसा होप बन गई जैसे कि बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। अब वहाँ पर जो इग्नोर लोगों ने किया वो ये था कि वहाँ कैपेसिटी एडिशन हुआ था। आई थिंक वो जल्दबाजी में एनालिसिस में शायद लोग भूल गए उसको। और आज हम अगर अल्ट्राटेक के नंबर देख रहे हैं तो वो रियलाइजेशन वापस आ रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ, और एक्चुअली में हमारे हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने का कोई स्कोप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है पिछले 3 महीने में। अगर हम देखें तो कोई ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्टोरी अभी हमने बात की वो 1.5 साल पूरा आगे की है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टोरी है वहाँ पर भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा स्पेशल पुश कहीं पे दिखा नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो 1-2% ग्रोथ ही अनुमान होना चाहिए था, बट शायद मार्केट का एक्सपेक्टेशन कल के रिजल्ट के बाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। हाँ, रियलाइजेशन ग्रोथ जो 5-6% है वो पता है, बिकॉज वो आप चैनल चेक करके समय समय पे नंबर्स लेते रहते हैं कि सीमेंट का भाव इस समय चल क्या रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ का अंदाज़ा मुश्किल होता है बिकॉज वो आपकी अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, और हमें लगता है कि हमारा अजम्पशन जो 2% ग्रोथ का था वो ठीक था, इसीलिए हमें ज़्यादा मायूसी नहीं हुई नंबर से। बट शायद मार्केट ने कल के नंबर्स के आने के बाद ज़्यादा उम्मीद कर रखी थी। और भी कुछ एनालिस्ट हैं, उन्होंने 3-4% आपके चैनल पे भी बोला है, तो आई थिंक वहाँ थोड़ा मायूसी आएगी, बट उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू हो जाएगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप जो सीमेंट की स्टोरी प्ले कर रहे हैं वो कर ही कम से कम आज से 3-4 क्वार्टर आगे के लिए कर रहे हैं। तो उस समय उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वहाँ कोई इशू नहीं है। हमारा प्रेफरेंस हमेशा छोटे सीमेंट प्लेयर्स पर ज़्यादा रहा है बजाय पैन इंडिया प्लेयर्स के। तो हमें लगता है कि वहाँ पर मंगलम सीमेंट है, इंडिया सीमेंट है, वो हमारे प्रेफर्ड पिक्स हैं। एसीसी, अंबुजा और ये अल्ट्राटेक, ये जो है हम सेकंड रंग में रखते हैं, बिकॉज इनकी वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा होती है, और पैन इंडिया होने की वजह से एक जगह पॉजिटिव आता है, दूसरी जगह नेगेटिव, तो आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ओके, चलिए इसी बीच देखते हैं कि कुमार मंगलम बिरला क्या कह रहे हैं अल्ट्राटेक के शेयर होल्डर्स। ले चलेंगे कुछ ही देर में। इनका एड्रेस फिलहाल शुरू होने जा रहा है। Dear fellow shareholders, it is a great pleasure to welcome all of you to the 17th annual general meeting of your company and to apprise you on your company's performance during the financial year 2016-17 and the prospects for the year ahead. The global economy continued to be subdued in 2016, with world economic growth slowing to 3.1% from 3.4% in the earlier year. This was mainly on account of the slowdown in the advanced economies of the West. The growth in emerging markets and developing economies was, however, encouraging. However, recent data reveals that the global economy is gaining momentum. The IMF has projected global growth to notch up to 3.5% in 2017 from 3.1% last year. The Indian economy is clearly the fastest growing economy in the world at 7.1%. India's foreign exchange reserves at the end of March 2017 were around $370 billion. Investors are bullish. Foreign investment flows, which were at over $60 billion in FY17, are now scaling new records. Markets are buoyant, with stock indices achieving new highs. India's global ranking has jumped up both in competitiveness and on the innovation index. और इस बीच आप देखिए HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आ चुके हैं और मुनाफा हमारी उम्मीद से काफी बेहतर है। 1283 करोड़ का प्रॉफिट का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया है। याद रखिए हमारा जो अनुमान था वो करीब 1175 करोड़ था,
तो हमारी अनुमान से काफ़ी बेहतर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नजरें रहेंगी कि यहाँ पर ब्रेकअप क्या है, खासकर आय के फ्रंट पर कंपनी ने क्या पोस्ट किया। मैं आपको बता दूं, EBITDA परफॉर्मेंस भी हमारा अनुमान यही है कि बेहतर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। 1700 करोड़ के EBITDA की हम उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि 4% का उछाल। तो उस आंकड़े पर हमारी नजरें रहेंगी और साथ ही साथ देखिए टोटल इनकम के आंकड़े कहां पर आते हैं। 9040 का हमारा अनुमान था, वहां पर भी एक बीट आता हुआ 9222 का आंकड़ा इनफैक्ट आय के फ्रंट पर कंपनी ने पोस्ट किया है। तो मुनाफा हो या फिर आय, दोनों ही पैरामीटर्स पर कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही साथ अब देखना होगा कि फिर मार्जिन्स मेरे ख्याल में प्रदीप 19-20% के आसपास होने चाहिए। EBITDA लेवल भी 1866 करोड़ 18-19 की उम्मीद थी उससे ऊपर जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। EBITDA लेवल पर जरूर यहाँ पर एक साफ तौर पे बीट है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं विकास सेठी। सेठी साहब, क्या लगता है आपको? नहीं प्रदीप जी, बेहद ही शानदार नंबर है। और मैं तो एक्चुअली सुबह आज आपके शो में था, जब बाजार शुरू होने से पहले भी मेरे से जब पूछा गया था तो मैं तो अपबीट ही था HUL के नतीजों को लेके। मुझे लग रहा था HUL के नतीजों में एक पॉजिटिव सरप्राइज बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जिस तरह के नतीजे आए हैं ऑन द फेस ऑफ इट, तो मुझे लगता है कल स्टॉक में, जो कि पिछले 2-3 दिनों से भी एक अच्छी तेजी बनी है और एक अच्छी तेजी रहेगी। हालांकि कमेंट्री भी सुनने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे ये GST के रेजिम में क्या व्यू रहता है मैनेजमेंट का, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि कमेंट्री पर नजरें रहेंगी। उन्होंने कहा है स्टॉक पाइपलाइंस थोड़ी सी लो रही हैं अलग अलग कैटेगरीज में GST के चलते। मीडियम टर्म आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। मार्जिन फ्रंट पर जैसे हमने आपको अभी अभी बताया कि 20% के ऊपर के मार्जिन आने चाहिए और ये मार्जिन लगभग 22% के करीब है। विकास, बाय फार स्टेला सेट ऑफ नंबर्स, अपग्रेड तो होगा ये शेयर? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो मार्जिन के नंबर अभी जो आपने बताया, बेहद ही, मेरे ख्याल में जितने भी फिगर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव मुझे मार्जिन के नंबर ही लगे। और मुझे लगता है बाजार एक थम्स अप देना चाहिए इस स्टॉक को कल। तो फिर स्टॉक यहाँ से कितनी और तेजी आपको लगता है दिखाएगा? देखिए हर्षिता, हमने पिछले 2-3 दिनों में भी एक अच्छा खासा उछाल तो बिल्कुल देखा है स्टॉक में, बट फिर भी मुझे लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्टॉक इज ऑलरेडी रन अप अहेड ऑफ द अर्निंग्स, यहाँ से कल भी 3-4% की तेजी इसमें बिल्कुल बन सकती है इस स्टॉक में। बिल्कुल, तो उस लिहाज से ये सारे ही पैरामीटर्स पे आप देखिए काफी बेहतर नजर आ रहा है। हमारे साथ संदीप जैन भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट। संदीप, आप किस तरह की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं HUL पे? देखिए, एक सारी चीजें बहुत अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है, नेट प्रॉफिट फ्रंट पे भी, मार्जिन फ्रंट पे भी, बट ओवरऑल अब आगे देखना होगा किस तरीके से डी स्टॉकिंग की वजह से और GST का इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीजें देखना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट आप देखें तो 5-6 दिनों से नॉन स्टॉप रन अप आया है और ये स्टॉक ऑलरेडी हेफ्टी वैल्यूएशंस पे, और टेक्निकली भी मुझे थोड़ा सा अब ओवरहीटेड लग रहा है कहीं ना कहीं। RSI और ये सारे इंडिकेटर्स भी देखने पड़ते हैं शॉर्ट टर्म में, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आई है इस क्वार्टर में, और ये बात हम पहले भी कर रहे थे शो के दौरान कि वॉल्यूम ग्रोथ शायद नहीं आएगी क्योंकि डी स्टॉकिंग काफी हुई है। लेकिन अब क्या रीस्टॉकिंग नहीं हो जाएगी 1 जुलाई के बाद? और फिर उस लिहाज से कम 2 महीने, जुलाई और अगस्त में ये माल वापस से सप्लाई होना चाहिए और वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी दिखनी चाहिए, शायद थोड़ी, बल्कि पेंट अप डिमांड हम कह सकते हैं जो पिछले क्वार्टर में नहीं थी वो इन 2 महीनों में आएगी। ये बात ठीक है आपकी। हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने वैसे भी मार्केट ने काफी हद तक इस चीज को डिस्काउंट कर रखा है ओवरऑल GST इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो इनिशियल हिकअप्स आ रही है। बट अगेन मॉनसून को भी देखना जरूरी है, किस तरीके से रूरल डिमांड में पिकअप आएगा, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। मैनेजमेंट कमेंट्री सुनना है, एडवर्टाइजिंग स्पेंड पे क्या आउटलुक देते हैं, तो बहुत सारी चीजें, इनपुट कॉस्ट भी देखना है। तो मेरे हिसाब से देखिए ओवरऑल हीटेड अप हो चुका है, थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाने को कहूंगा मैं। करीब 1110, 1125 के लगभग आता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे भी आए करेक्शन में, कहीं मार्केट के करेक्शन या ओवरऑल करेक्शन में, तो 1050-75 ये एक रेंज होगा जहां पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। खरीदारी के मौके जरूर रहेंगे। मार्जिन फ्रंट पर थोड़ी बहुत निराशा है, लेकिन आप कह सकते हैं थोड़ा सा फ्लैट मार्जिन, हम भी आपको बता रहे थे -2 to 2.2% के बीच के आसपास रहेगा। लेकिन होम केयर बिजनेस में मेरे ख्याल में 5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। इनफैक्ट उस आंकड़े पर एक बार फिर नजर डालेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट भी इनफैक्ट प्रेस को एड्रेस करा है। सीधे वहीं चलते हैं हाइलाइट्स के लिए। We delivered resilient and profitable growth. Our domestic consumer business grew 6% with flat volumes. The price growth that you see was due to actions taken in the previous quarters.
Our trade spends and stocks were optimized to manage the GST transition. EBITDA margins expanded by 160 bips. To give you a bit of color around GST and how we manage the transition, our transition to GST was swift and smooth. As you are aware, HUL has been preparing for the GST transition for the past 2 years, and we are happy to see that this transition played out exactly the way we expected it to be. There has been no disruption to trade servicing post the transition, and our internal processes and systems also transitioned smoothly on day one. To give a bit more detail on the tax rates, GST output tax rates have reduced for soaps, detergent bars, and toothpaste. HUL has committed that the net benefits from the GST at a company level will be passed on based on fair principles. As committed, our GST-led price reductions have also started to land from day one, and further price drops will happen in the coming days after factoring in normative lead times. In the initial days post-transition, we notice that footfalls and offtakes are normal. However, pipelines are thin, and sections of trade, particularly wholesalers and small retailers, are still unclear on rules, thereby delaying the return to normalcy. Our focus is on restoring trade pipelines on priority, and in that, HUL will step up communication to trade and their advisors to help clarify their queries. So that was GST. So moving on to the categories. Home care and refreshment categories continued their strong growth momentum, while personal care and foods were impacted by destocking, particularly in canteen stores. In laundry, Surf maintained its strong volume-driven growth momentum, and personal wash saw broad-based growth across all brands. Fair & Lovely relaunch, which we alluded to last time, has been well received. Also happy to share with you that after a successful launch in the South, Lever Ayush is now being extended nationally. Our tea business continued to deliver robust double-digit growth by leveraging the Winning in Many Indias framework. And our drivers of growth remains relentless focus on innovation, impactful 360 activation, and sharper in-market execution. Sustained investment on market development continued this quarter as well, resulting in good growth in emerging categories. Investment behind our brands was sustained to deliver the strategic brand objectives, and doing so, we also implemented zero-based budgeting in that, which facilitated a 20 bps savings in the A&P line. Moving on to the financial performance, EBITDA grew 14%, while EBITDA margins improved 160 bps, driven by a strong and comprehensive zero-based budgeting program, which impacted all lines of the P&L. With inflation moderating, cost of goods sold was lower by 75 bps. Profit after tax before exceptional items stood at 1,292 crores, up 15%, and net profit was up 9% at 1,283 crores, impacted by a one-time write-back of provision for employee benefits in the base. Looking ahead, in the near term, we expect rural demand to improve gradually and input costs to be stable. Trade stocks will build back to normative levels over the next few months, and our focus remains on volume-driven growth and improvement in operating margin. And our strategy remains unchanged, which is competitive, consistent, profitable, and responsible growth. Let me hand you over. So are you now looking at pushing for more premium ranges, and that's what's driven your net sales in the quarter despite having a flat volume growth? Similarly, the category that have done very well for us this quarter has been home care and refreshment, and tea in particular and laundry in particular. These two are standout categories for us in terms of growth. And as far as the categories that are more discretionary in nature, which is the personal care business and the foods business, we did see an impact of the destocking, number one. And in particular, the significant destocking that happened in canteen stores, because they haven't bought from the 5th of June. There's been no orders from the CSD. It just about started in the last 2-3 days. So therefore, those are the ones that the impact happened. Can you quantify what has been the volume growth? And secondly, you can also quantify in terms of wholesalers, there is some sort of distress as far as the pipelines are concerned. How do you expect that to pick up? The wholesaling is a very important channel at the end of the day. Yeah, let me talk about the volume growth, then I hand it over to Sanjeev for the wholesale piece. Volume growth for the quarter was flat, as I talked about earlier.
and impacted by destocking and particularly the stoppage of sales from the CSD channel. And that's been the biggest impact for us.